हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईडियन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सेट एंड रिलेशन, और आपका लिमिट वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस आप फंडामेंटल चीज़ों को ध्यान रखिए और जो बेसिक चीज़ें हैं और उनसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कंटिन्यूटी है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, फिर ये ध्यान रखना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो डेफिनेशन, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है बच्चों कि ए फंक्शन f of x is continuous at x equal to a if limit x tending to a f of x equal to f of a equal to a fixed and finite quantity, a fixed and finite quantity। ओके क्यों? क्योंकि ये लिमिट की वजह से, और मोर एक्यूरेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, तो f ऑफ a। तो इस तरह के केसेस में फंक्शन को क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो यही है। अब इसी डेफिनेशन को उठा के हम कई तरह के चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एक k की वैल्यू निकालिए सच दैट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। तो आप क्या करना, वैल्यू उस गिवन पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे निकाल लेना और दोनों को इक्वल कर देना। एक तो ये क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा होता है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या a और b की वैल्यू निकालिए जिससे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो उस तरह के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमारा कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि लिमिट उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे वैल्यू सेम है। तो कहो कि ये तो डेफिनेशन बता दिया आपने। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है बच्चों कि अगर x इक्वल टू a के अबाउट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे फंक्शन का तो x इक्वल टू a के अबाउट अपना पेन नहीं उठेगा, कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। और डिसकंटिन्यूटी कैसे हो सकती है? फंक्शन ब्रेक कैसे हो सकता है? तो कहो कि इनमें कोई भी ऑब्जेक्शन हो जाए। पहले तो इसको टारगेट करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे लेकिन वो इसके इक्वल ना हो या फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हो, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा रीजन कि लिमिट एग्जिस्ट न करे। लिमिट एग्जिस्ट न करे उसके 3 केसेज होते थे, आपको याद होगा। एक तो ये दोनों अनइक्वल नंबर्स हों, फिक्स और फाइनाइट हो। दूसरा केस ये दोनों इन्फानाइट जाएं या मिनिमम एक इन्फानाइट जाए। तीसरा ये ऑसिलेटरी टाइप का हो। आपको लिमिट वाले सेक्शन में हमने 3-4 डायग्राम बनाए थे। पहले में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरे में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तीसरे में नहीं कर रही थी, चौथे में नहीं कर रही थी। तो ये होता है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी पॉइंट पे बात करेंगे तो पॉइंट से बनता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में फंक्शन तभी कॉन्टीन्यूअस होगा अगर ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो। क्लोज इंटरवल के लिए फंक्शन को ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना होगा, और क्लोज इंटरवल a टू b है तो a पे राइट कॉन्टीन्यूअस और b पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस होना होगा। वो एक एक करके मैं बता देता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस मतलब इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये a है और ये आपका f ऑफ a है, विच इज़ ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वान्टिटी। अब डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे रीजन आप बना सकते हैं। पहले तो ये आपने बनाया, जैसे वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे मान लीजिए इस तरह का हमने केस बना दिया ऐसे, और वैल्यू को दिखा रहा हूँ यहाँ, ये x इक्वल टू a, पेन उठाया ना हमने, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि आप लिमिट को एग्जिस्ट दिखाएं, वैल्यू को एग्जिस्ट ही ना दिखाएं, L1 L2। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। तो डेफिनेशन वाइज यही होता है। अगर आप नए हैं तो बस ये ध्यान रखिए, आई एम रियली सॉरी बच्चों, कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले आप लिखिए हेडिंग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो इसमें हमने बताया कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में ओपन इंटरवल है आपका। इसमें मेनली क्वेश्चन से ही मतलब है। ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो इस इंटरवल के। फिर दूसरा होता है क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल का मतलब कि फंक्शन ए टू बी में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखा जाए ए टू बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स इक्वल टू बी, ये ऐसे नोटेशन फॉर्म में लिखा हूँ। मतलब फंक्शन पहले ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस हो, फिर ए पे राइट कॉन्टीन्यूअस हो, बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस हो। ए पे राइट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू और ए पे राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, और बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब बी पे वैल्यू और बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। तो ये रहता है राइट और लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस। अब इसके आगे आता है कि अब कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए तो एक तो डेफिनेशन है आपके पास, और दूसरा है कुछ रिजल्ट्स भी याद रख सकते हैं। और वो कैसे रिजल्ट्स हैं, तो आप चाहें तो लिखिए, ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो कंटिन्यूटी का बस इतना ही होता है मतलब बच्चों। अब कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर एफ एक्स, तीन केस होते हैं, एफ एक्स एक बार कॉन्टीन्यूअस हो जाए किसी पॉइंट पे, और दूसरा जी एक्स भी कॉन्टीन्यूअस हो जाए। दूसरा केस होता है कि एफ एक्स आपका कॉन्टीन्यूअस है और जी एक्स डिसकॉन्टीन्यूअस है, जी एक्स आपका डिसकॉन्टीन्यूअस है। और तीसरा केस होता है कि आपका एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ डिसकॉन्टीन्यूअस हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग सम, आपके पास रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पे f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी, ये सभी के सभी कॉन्टीन्यूअस होंगे प्रोवाइडेड जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, f प्लस जी और f माइनस जी कन्फर्म डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, f इंटू जी और f बाई जी आपका जो होगा ये आपका कॉन्टीन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, नथिंग कैन बी सेड। आप चाहें तो प्रॉपरली लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखेगा कि इफ़ f ऑफ x is f of x and g of x is continuous at x equal to a, then f of x plus g of x, f of x into g of x, f of x minus g of x, f of x upon g of x provided g of a not equal to 0 are continuous at x equal to a. दूसरा, if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, then fx plus gx or fx minus gx must be discontinuous at x equal to a, but there nothing can be said about the continuity of fx into gx or fx upon gx. If fx and gx both discontinuous at x equal to a, then nothing can be said about continuity of f of x plus g of x, f of x minus g of x, f of x into g of x, f of x upon g of x at x equal to a. मतलब यहाँ पे आपके रिजल्ट ही रिजल्ट है, यहाँ पे सम और डिफरेंस के रिजल्ट है, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं है का मतलब ये होता है बच्चों कि हम देख के क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें आराम से करना होगा। और जो मैं कंटिन्यूटी के लिए बता रहा हूँ वही चीज़ें डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी होती हैं, कोई भी चीज़ नया नहीं होता। अब आता है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शंस के केस में आपको मालूम है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का मतलब बच्चों कि आप f ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं या g ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन की कोई पॉइंट x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं, और x इक्वल टू ए पे f ऑफ a की जो वैल्यू है, तो देखो इसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, f a पे कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और g जो है वो f ऑफ a पे अगर कॉन्टीन्यूअस है तो फिर g ऑफ एफ एक्स को a पे कॉन्टीन्यूअस कहा जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि x इक्वल टू a हम यहाँ इनपुट रख रहे हैं और हमारा ई एफ है, आउटपुट दे रहा है एफ ऑफ ए, और यहाँ पे जी है तो इसका आउटपुट है जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए। तो रूल ये है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस हो, ये इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक डिसकॉन्टीन्यूअस हुआ तो देयर कैन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेज हम देखे हैं कि इसके क्वेश्चंस करने ही पड़ते हैं, कोई रिजल्ट खास यूज होता नहीं है। बस रिजल्ट इतना यूज होगा कि अगर फंक्शन, जैसे पहला फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा फंक्शन इसके आउटपुट पे कॉन्टीन्यूअस है, तो ओवरऑल कॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन ये मिलता ही कहाँ है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और हमने आपको बता दिया पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूटी के हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी दो तरह से होगी,
एक आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो तो अनइक्वल हो या डिफाइंड ना हो, तो इस तरह के केसेस को हम लोग मिसिंग, इसको कहते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रीडिफाइन करके गायब किया जा सकता है। लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको आप x = a के अबाउट जितना मन करे डिफाइन कर लीजिए बच्चों, कभी भी आप कॉन्टीन्यूअस नहीं बना सकते। तो उसको कहते हैं नॉन रिमूवेबल, जिसमें हमने दो बताया था कि एक दोनों लिमिट आपकी फाइनाइट हो और अनइक्वल हो, उसको कहते हैं फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। जब दोनों लिमिट फाइनाइट, ये इतना आता नहीं है जेई मेन में, तो जेई मेन में जो आता है उस पर बेस्ड पहले क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन तो लिख दिया है f ऑफ x = ax + 1, x < 1, x = 1 पे वैल्यू 3 है और ग्रेटर देन 1 के लिए bx² + 1 है। आपको दिया है कि फंक्शन 1 पे कॉन्टीन्यूअस है, तो आप तुरंत कहोगे कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 1 पे वैल्यू, ये तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इतना कहोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और वैल्यू लिखेंगे a + 1, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और वैल्यू लिखेंगे b + 1 = 3। तो यहाँ से बच्चों a = b आ जाएगा, तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे आप a की वैल्यू b की वैल्यू 2 निकाल सकते हैं, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। अगर सिर्फ a की वैल्यू पूछा जाता तो आंसर 2 करते, a + b भी तो हमसे पूछा जा सकता है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का बनता है ना। दूसरा ये है, इसमें हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x - e⁴x + cos 2x होल डिवाइडेड बाई x² और x ≠ = 0। अब इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, एट x = 0। तो अब आप क्या करिए, f0 की वैल्यू बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, f0 की वैल्यू अगर निकालनी है तो लिमिट, ये कॉन्टीन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, cos 2x होल डिवाइडेड बाई x²। ओके, अब आप क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो लिमिट x, क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो 1 - e⁴x - 2 sin 2x होल डिवाइडेड बाई x² की जगह 2x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो माइनस टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁴x - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x/2x, सो 2x/x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और दिस इज़ -2, तो दिस इज़ -1 - 2 विच इज़ आंसर इज़ -3 के इक्वल। तो एक तो ये आता है। आप कह सकते हो कि सर इस पार्ट में भी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये एक ही टॉपिक का नाम है, वो अलग बात है कि हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले लिमिट आनी चाहिए आपको, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंटिन्यूटी से आती है डिफरेंशियबिलिटी। अब यहीं पे हम सीक्वेंस अगर इधर उधर कर देते हैं तो हमारी बैंड बजती है, और हमारी इतनी बैंड बजती है कि हम क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस का। एक तो इस तरह के आते हैं, और भी हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। और भी जैसे आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्वेश्चन ये है, आप चाहें तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑफ f of x = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x³ -5 इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। आंसर 14, 13, 10 और 8 दिया हुआ है। तो एक बार चेक करते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो 1 से x की वैल्यू है 2 तक, x³ करोगे तो 1 से हो जाएगा ये x³ 8 तक। चेक करना, 1 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से हो जाएगा 2x³ 16 तक। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, 5 सब्ट्रैक्ट करने पे -3, और ये 2x³ -5, और ये हो जाएगा आपका 11 तक। अब कौन कौन से पॉइंट आएंगे,
तो आपका ये -3 पे जब भी आप देखोगे तो 2x³ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 2x³ -5 की जो वैल्यूज़ हो सकती हैं -3, -2, -1 से लेकर 10 तक हो सकती हैं, और हर इंटीजर पे भाई साहब कॉन्टीन्यूअस होते हैं। 10 के बाद 11 आएगा, लेकिन हमारे ये फंक्शंस -3 पे ध्यान रखना, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ना। -3 पे ऐसे चलेंगे ना इस तरह से, फिर इस तरह से चलते जाएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा -2 और लास्ट आएगा इधर 10। तो -2 से 10 तक के इंटीजर्स गिन लीजिए, विच इज़ 13। आंसर इज़ 13 है ना। एक बार मैं कंफर्म करूँगा कहीं काउंटिंग में हमने भी मिस्टेक तो नहीं कर रखी है। आंसर 13 बिल्कुल सही है। कैसे किया हमने, आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो स्टेप ऑफ फंक्शन जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, जैसे वो लैडर टाइप के होते हैं ना, तो जहाँ पे हम सीढ़ी रखते हैं मतलब 0 पे, फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 के राइट साइड में कॉन्टीन्यूअस होता है, तो -3 के राइट साइड में ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। तब जब 2x³ -5 की वैल्यू -3 के इक्वल हो, अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो बच्चों। उसको मैं देखो एक बार दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि कैसे ये बना दिए, गचपच कर रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और तो देखो उसको मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो कई सोचेंगे, टेंशन में आ जाएंगे सब। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रही होगी। आप जैसे y = 2x³ -5 का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इस तरह से, है ना, रफली इस तरह से बना देते हैं। तो माइनस, ये मैं कह रहा था ना कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जब आपका x की वैल्यू -2 से लेकर 1 से लेकर 2 तक है, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है -3, तो ये आपका -3 है। तो -3 से ये बच्चों, ये मैं कॉन्टीन्यूअस दिखा रहा हूँ ना इस तरह से, तो यही मैं कह रहा था कि -3 जब ये आ रहा है ना, तो ये कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। लेकिन जब इधर जा रहे हैं, जैसे ये आपका 10 पे, तो 10 से 11 के बीच में क्या हो रहा है ना, ये जब 10 और 11 के बीच में नंबर आ रहा है, इधर दिखाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 10 पे वैल्यू ये आ रही है, 11 पे वैल्यू ये आ रही है, तो 10 तक तो ठीक है, लेकिन 10 से 11 में आप ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 11 x = 10 अगर बात करेंगे, x = 10 पे, तो यहाँ पे फंक्शन 10 पे इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि 10 पे आप ध्यान से देखो तो ये इसके पीछे आप कैसे लिखे होंगे, तो इसके पीछे इस तरह का कुछ नंबर होगा, ऐसे। इसको इस तरह से समझो कि ये कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू वेरी कर रही है -3 से 11, हम सिर्फ उसको y मान लेते हैं, तो इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से। तो ये जो कर रहे होंगे, आप ध्यान से देखो, ये आपका 10 है, ये 11 है, हमें तो यहीं तक रहना है ना, तो इसका मतलब 10 पे भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके पीछे ऐसे कुछ बनाए होंगे। और -3 पे मैंने दिखाई दिया फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो -2 से लेकर 10 तक के जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हर इंटीजर पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और कितने पॉइंट्स हैं, तो 1 से लेकर 10 तक 10 पॉइंट हो गए, -1 -2 2 पॉइंट हो गए, 10 2 12 और एक 0 13 पॉइंट हो गए, 13 पॉइंट्स, जहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे क्वेश्चंस काउंटिंग वाले होते हैं बच्चों, इसके लिए परेशान नहीं होते, है ना। अब मैं देख रहा था कि कई सारे क्वेश्चंस इसी तरह के जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जेई मेन के लिए। हाँ, लेकिन जेई मेन में अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही भूल जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर कहाँ से कर पाएंगे। अब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कंटिन्यूटी डेफिनेशन ही नहीं याद आ रही है, पता ना क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, ये आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ए बी की वैल्यू निकालना सच दैट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाए, है ना। अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीट का ही है। लेट f फ्रॉम रियल टू रियल बी ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस for x belongs to real number and f of x equal to 5 for x belongs to irrationals, then f3 की वैल्यू बतानी है, f of 3।
तो देखो आपको ये दिया है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और एफ की वैल्यू हमेशा 5 के इक्वल आ रही है फॉर हर इरेशनल नंबर्स के लिए। तो आप कह सकते हो कि सर एक ही केस है, 5 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इरेशनल आसपास रहते हैं, 5 के नीचे नहीं आ सकते, मतलब इंक्लाइन टाइप का इसका शेप नहीं दिखा सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम फंक्शन को क्या करें, कॉन्टीन्यूअस के लिए कांस्टेंट फंक्शन करें, क्योंकि और इस अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आप कहोगे कि जब फंक्शन ही कॉन्टीन्यूअस हो गया तो f(3) का भी आंसर कितना आ जाएगा, 5। और ये किस लॉजिक से कहा, मैंने ये कहा कि अगर हम 5 वैल्यू है फॉर हर इरेशनल, तो हम अगर ये इस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे कि ये 2 पॉइंट के बीच में कई सारे इरेशनल नंबर्स आएंगे, है कि नहीं, तो उन इरेशनल नंबर्स पे भी तो 5 होना चाहिए। तो आपके पास एक ही कंडीशन है कि आप क्या करिए, कांस्टेंट दिखाइए, तभी आपका काम बन पाएगा, है कि नहीं, है ना। ये स्माइली वाला चेहरा जो है वो आप तभी ला सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन हो, और वो क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों, तो कहोगे कि और कोई विकल्प ही आपने नहीं छोड़ा, 5 कह रहे हो हर वैल्यू पे, तो हर वैल्यू पे 5 दिखाने का मतलब हम कांस्टेंट रहेगा तभी तो दिखा पाएंगे, अदरवाइज कैसे दिखाएंगे यार, समझ में आता नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और f(2) की वैल्यू 3 है, तो और हर रेशनल नंबर्स के लिए, तो उसमें भी हम कांस्टेंट फंक्शन ही बनाते हैं और कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जैसे ही इसको कांस्टेंट फंक्शंस बनाएंगे आपको f(3) की वैल्यू मिल जाएगी, इनफैक्ट f(2) मिल जाएगा, f(1) मिल जाएगा, हर चीज़ आप निकाल सकते हैं, और सिर्फ ये कांस्टेंट फंक्शन के केस में ही पॉसिबल है। तो बच्चों कंटिन्यूटी में बस ये ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाले, वो क्या है, तो वो बस इतना कहता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको IVT कहते हैं, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो ये बस इतना कहता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है a to b क्लोज इंटरवल में, मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का है, तो a to b कॉन्टीन्यूअस है, तो a और b, f ऑफ a और f ऑफ b के बीच की सारी वैल्यूज़ लेगा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक रूल ये हो जाता है कंटिन्यूटी में कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइन के आते हैं तो मिनिमम एक रूट आपका फंक्शन का f ऑफ x इक्वल टू 0 का एग्जिस्ट करेगा, या कह सकते हैं अगर अपोजिट साइन का है तो देयर एग्जिस्ट ऑड नंबर ऑफ रूट्स, मतलब 1 रूट, 3 रूट, 5 रूट, 6 रूट, क्योंकि ऊपर नीचे करके भी एक से ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इफ़ f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, देन इट्स टेक ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम f ऑफ a to f ऑफ b। दूसरा ये कहते हैं कि फॉर ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इफ इन ए क्लोज इंटरवल a to b, इफ़ f ऑफ a and f ऑफ b आर अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x belongs to open interval a to b such that f of x equal to 0। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूट से रिलेटेड है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा तो रूट्स के बारे में कोई कमेंट हम लोग नहीं बोल पाएंगे, गूंगे बने रहेंगे, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में ही आप बोल सकते हो सिर्फ। तो कंटिन्यूटी में अभी अगला होता है बच्चों, इसमें जो कंटिन्यूटी के बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी। अब इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो हम एक बार लिख देते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कनेक्शन क्या है, CND लिख देता हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद थ्योरम्स से रिलेटेड बात करनी है, थ्योरम्स हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इसमें ये पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से निकालते हैं। और लास्ट इसमें पढ़ना होता है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो देखो एक बार हम बता देते हैं कि डेफिनेशंस में बच्चों यहाँ पे 2 तरह के डेरिवेटिव होते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h लिखते हैं। आई एम रियली सॉरी बच्चों,
और एफ डैश ए माइनस को एच की जगह माइनस एच लिख दो हर जगह। तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच माइनस एच लिखते हैं, वेयर एच इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ केसेस। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है और फिक्स और फाइनाइट नंबर है, देन फंक्शन आर सेड टू बी डिफरेंशिएबल। क्या बोला? ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ़ आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू ए फिक्स एंड फाइनाइट क्वान्टिटी। इसको कहते हैं आर एच डी, नॉर्मली इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो पी और क्यू अगर फाइनाइट है और इक्वल है तो इसको कहते हैं फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। और फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हम एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर पॉइंट है और पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो फाइनाइट होगा। और ये एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ ए है और ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इसमें पॉइंट ये है बच्चों कि इफ़ ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन we can draw a unique tangent with finite slope. A unique tangent with finite slope can be drawn at x equal to a, मतलब p, that is ब्रैकेट में a comma f of a and f dash a represent that slope of tangent at the point. याद रखना टेंजेंट ड्रॉ करने से हमारी बहादुरी नहीं होती है डिफरेंशिएबिलिटी की। टेंजेंट ड्रॉ करना है और साथ साथ टेंजेंट का जो स्लोप है वो फाइनाइट दिखाना है। टेंजेंट का स्लोप क्या दिखाना है? फाइनाइट एक्यूट एंगल दिखाना है थीटा को। तो उस केस में आपका जो एक्यूट या ऑब्टूस कोई भी हो सकता है, टैन थीटा का जो रेंज होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है, 90 के अलावा की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के बच्चों 3 रीजन होते हैं। एक तो फंक्शन टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो, डिसकंटिन्यूअस हो। दूसरा फंक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वर्टिकल टेंजेंट आए, जिससे थीटा ये जो दिख रहा है वो 90 डिग्री के आसपास टेंड करें और हम टैन थीटा को नॉट डिफाइन बोल पाएँ। और तीसरा केस है शार्प टर्न टाइप की चीज़ हो, मॉडेक्स टाइप का। मॉडेक्स की अगर बात करें तो मॉडेक्स की वैल्यू जो होती है, मॉडेक्स का जो ग्राफ है वो 0 पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है। इसी को कहते हैं शार्प टर्न, जहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर आपका फंक्शन का चेंज होता है, तो इसी को शार्प टर्न कहते हैं। तो डेफिनीसन हो गया। डेफिनीसन कभी भी चेक करने को आए तो आप क्या करिएगा, आर एच डी निकालिएगा, एल एच डी निकालिएगा। अगर दोनों फिक्स और फाइनाइट आता है तो फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल दिया है तो फिर कहेंगे कि एल एच डी आर एच डी सेम होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो हमने ये बता दिया कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट एक्स इक्वल टू ए एंड द एफ डैश ए रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। अब बच्चों ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिजल्ट ये है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ध्यान से सुनना, फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कन्फर्म कॉन्टीन्यूअस होगा। लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस है तो पक्का नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए 1-2 पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और बेसिक्स यही है जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा था, यही आपका बेसिक्स है दोनों केस में। आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक रिजल्ट होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, कि इफ़ मान लीजिए हम एफ डैश ए प्लस करते हैं और इसकी वैल्यू पी आती है, और एफ डैश ए माइनस करते हैं और इसकी वैल्यू क्यू आती है, वेयर पी एंड क्यू आर फाइनाइट। ये अगर फाइनाइट नंबर्स हैं तो इसमें एक केस होता है कि p की वैल्यू की के इक्वल हो जाए, तो इस समय कहते हैं कि f इज़ डिफरेंशिएबल, f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया तो कंफर्म f इक्वल टू f इज़ कॉन्टीन्यूअस। लेकिन दोस्तों एक इसमें कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू ए, लेकिन ऐसा भी होता है कि p और q आपके अनइक्वल हो जाएं, p और q नॉट इक्वल हो, तो उस केस में f is not differentiable at x equal to a। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, but f is still continuous, f of x is continuous at x equal to a। और सारे थ्योरम्स बच्चों इसी जो कंटिन्यूटी वाले हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यू डिफरेंशिएबल तभी होगा जब आपका हर इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। Every polynomial, logarithmic, exponential, trigonometric functions are continuous and differentiable in their domain। अगर पहला फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है ए पे, सॉरी डिफरेंशिएबल है, दूसरा भी डिफरेंशिएबल है, तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट
और कोसेंट सभी डिफरेंशिएबल होंगे। कोसेंट में बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखेंगे। अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सम और डिफरेंस कन्फर्म नॉट डिफरेंशिएबल होगा। प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में हम नो कमेंट्स। और लास्ट होता है इसमें कि अगर दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट पे, तो हम लोग देयर कैन बी नथिंग कैन बी सेड अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। मतलब आप कह सकते हो कि यार ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा, ये हमें पता है। इसी बात पे आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस लिखा है, ऑफ फंक्शन, जिसके क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं। और सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में एक रिजल्ट्स है जिसके बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा तो बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या सीखा हमने। सवाल ये उठता है कि डिफरेंशिएबिलिटी आएगा तो क्या सोचेंगे। पढ़ने तो पलटेंगे नहीं एग्जाम हॉल में, तो क्या पलटेंगे ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बोलिए डिफरेंशिएबिलिटी की जय हो, और उसके बाद लिखिए डिफरेंशिएबल। अगर किसी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिक्स और फाइनाइट नंबर आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। उसी तरह से एच की जगह माइनस एच कर दोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी एच का जो एक्सप्रेशन है, एच इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। उसके बाद टेंस टू जीरो। फिर हमने क्या बताया था कि अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उसके तीन वजह हो सकती हैं। पहला तो डिसकंटिन्यूअस होता है, दूसरा वजह हमने बताया कि वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एट एक्स इक्वल टू 0 क्यूब रूट फंक्शन। और तीसरा हो जाए कि फंक्शन में शार्प टर्न या शार्प कॉर्नर क्रिएट हो जाए, मतलब एज टाइप का कोई चीज़ क्रिएट हो जाए, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल कन्फर्म होगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल पढ़ना होता है। कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूटी कह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी आपको जैसे दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सम, प्रोडक्ट, कोसेंट, डिफरेंस सब डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो सम और डिफरेंस आपका नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, बाकी के बारे में नो कमेंट्स। और अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो सम, प्रोडक्ट, कोसेंट, डिवीजन के बारे में, मतलब जो भी बचा है उसके बारे में हम लोग नो कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना, इसका मतलब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप का ड्रॉ होना। और एफ डैश ए उस स्लोप का ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। एफ डैश ए मतलब डी वाई बाई डी एक्स है ना। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन में जनरलाइज कर देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों हम लोग क्या है, मतलब कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन इज़ मोर जनरल फॉर्म। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, तो आप कह सकते हो कि सर कंटिन्यूअस भी कन्फर्म होगा। तो पहले तो एक्सप्रेशंस को ब्रेक कर लेना चाहिए इसमें, जैसे मॉड इन्वॉल्व है तो ग्रेटर देन 1, एक लेस देन 1 होगा, -1/x, x लेस देन -1। फिर ax² प्लस b की वैल्यू हो जाएगी -1 से 1 के लिए, और यहाँ इक्वालिटी लगेगी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रखना, -1 से 1 के लिए। और फिर 1/x लिखेंगे अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई। अब क्या है, a और b के लिए आपको देखा जाए तो दो अननोन, दो इक्वेशन चाहिए। तो आप कह सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस कन्फर्म होगा। तो 1 पे अगर कंटिन्यूटी शो करें तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, आप ये कह सकते हो कि 1 प्लस और 1 माइनस डेरिवेटिव, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो 1 प्लस का डेरिवेटिव यहाँ से आएगा -1/x² मतलब -1, और 1 माइनस का डेरिवेटिव यहाँ से आएगा 2ax एट x इक्वल टू 1 माइनस। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हो कि -a की वैल्यू 2a के इक्वल, मतलब a की वैल्यू -½ और a प्लस b चूँकि 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। तो एक ये JEE मेन 2000 कब का है ये क्वेश्चन,
2018 मतलब अभी 21 में 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 पे चेक किया, ये -1 पे भी करोगे बच्चों तो सेम ही आंसर आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना। अभी जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका रूल होता है ना कुछ, f' अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/x²। अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 2ax + 0। अगर x -1 से 1 के बीच में हो और यहाँ पे -1/x², तो यहाँ पे अगर -1 हम लोग पुट करेंगे तो ये कह सकते हो -2a होगा, लेकिन ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2a = -2a = 1 मतलब a = -1/2 फिर से आएगा और a + b 1 है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपका कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा। क्या बोला हमने, फिर से बताओ। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस कन्फर्म होगा। ये आप भूल मत जाना, चुप्पे चाप झोला छाप मत मारना, ये याद रखना है आपको, है ना। तो 1 पे हमने कंटिन्यूटी शो किया, 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी शो किया, a आया फिर b आया। क्या किया, a पे कंटिन्यूटी शो किया तो a + b 1 आ गया, a पे डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे शो किया तो 2a = -1 मतलब ये -1/2 आ गया, तो b आपका 3/2 आ गया। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है केक वॉक टाइप का है। आप कह सकते हो कि आपको दिया हुआ है जो फंक्शन है, satisfy the equation f(x + y) = f(x × f(y) for all x y belongs to real number, f(x not equal to 0 for any x real. If f is differentiable at x = 0 and f'0 = 3 then इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कह सकते हो कि x = y = अगर हम 0 पुट कर दें इस रिलेशन में तो f(0 = f² 0 आ जाएगा। तो यहाँ से f(0) की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक होगी 1 और एक 0। इसको मना किया हुआ है तो 1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे तो आप कह सकते हो कि ये सर f(h - 1/h) की जो वैल्यू है इसको आप आराम से लिख सकते हो f(h → 0 f(h - f(0) क्या लिख सकते हो h और विच इज़ f'0, और f'0 की वैल्यू क्या दी हुई है 3 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका आराम से। अब जैसे भी करें, बेसिक डेफिनेशन से करना था, टोल मोल करना है केवल। पहले x = y = 0 रखोगे तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें हर x y के लिए ट्रू हो रहा है तो f(0) की वैल्यू 1 कन्फर्म हो गई, क्योंकि इसने इसे मना किया है 0 से, तो 1 कर दिया। और यहाँ f(0) रखे तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से f'0 की वैल्यू है, f'0 की वैल्यू कितनी है = 3 है। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तभी भी बच्चे छोड़ देते हैं और कहते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। अब उसके लिए क्या कहा जाए, अब इसी में गोल मोल करेंगे। फंक्शन निकाल भी सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे, है ना। वो कैसे निकालेंगे, अगर बाई चांस आपको फंक्शन निकालना होता तो आप क्या करते, लिमिट जैसे f' की वैल्यू निकालते सबसे पहले, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x/h)। तो देखो इसमें क्या करते, लिमिट x + h की वैल्यू दी हुई है तो ये लिखते f(x) × f(h - 1/h), तो ये 3 टाइम्स f(x) आ जाता। इसका मतलब f(x) की जो f'(x/f(x) की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स 3x, तो इंटीग्रेट कर देते दोनों तरफ, तो यहाँ पे ln f(x) आता और यहाँ पे आता 3x + c, तो f(x) की वैल्यू आ जाती a × e⁻3x। अब चूँकि f(0) की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता f', और उसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते थे f(h - 1/a) की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि f(0) की वैल्यू 1 है, f(0) रखेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी 3x। और अगर यहाँ वैल्यू रख देते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 3h - 1/3h × 3, और आपको मालूम है कि ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 3, उस तरह से भी आंसर आपका कितना आता 3। और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 3x। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग इसके पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल रूल, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपका फंक्शन जो गिवन है वो 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, तो आप a + b की वैल्यू निकालिए। तो 0 पे कॉन्टीन्यूअस का मतलब फंक्शन की 0 पे वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, सेम कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x) = f(0) = लिमिट x टेंडिंग टू
0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो चलो इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल ही सकते हैं, डायरेक्टली निकाल लें। तो ये a प्लस 1, ये जैसे डिवाइड करोगे तो a प्लस 1 और यहाँ आएगा 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू f0 कितना है, b है, इक्वल टू 0 प्लस करेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, जैसे रूट एक्स को उड़ा देते हैं तो रूट एक्स को जैसे उड़ाओगे तो 1 माइनस ऐसे आएगा ये बी एक्स क्यूब, तो ये एक्स स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। देखते जाना क्या कर रहा हूँ। तो ये a प्लस 3/2 इक्वल टू बी लिख रहे हैं और इक्वल टू यहाँ रेशनलाइज कर दो तो बी एक्स स्क्वायर बेचारा उड़ जाएगा और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको a प्लस 3/2 की 3/2 की वैल्यू b मिल गई और b है 1/2। तो आपको a की वैल्यू -2 मिलती है और b की वैल्यू हाफ मिलती है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज़ -2 प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू -3/2। ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आप कह सकते हो कि बच्चों लिमिट निकालना है। अगर लिमिट भी नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे। अब ये मत कहना कि लिमिट नहीं आता। हाँ हमें पता है यहाँ कई टेंशन में है, सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर लें क्या। अरे भैया इसको ऐसे लिख दो, अगर दिक्कत हो रही है तो अलग अलग तो लिख ही सकते हो ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन 2x प्लस साइन 2x बाई 2x। तो ये वैल्यू 1 होगी, ये a प्लस 1 होगी, a प्लस 1/2, उसी को तो लिखा हूँ a प्लस 1/2 प्लस 1। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, a मिल गया, इंडिविजुअल b मिल गया, तो a प्लस बी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमारे ख्याल से ये डन, एवरीथिंग इज डन। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, थोड़ा डरावना टाइप का है लेकिन डरिएगा मत। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल क्यूब। अगर एक्स नॉन जीरो है और अल्फ़ा अगर एक्स की वैल्यू जीरो है। ये कॉन्टीन्यूअस कह रहा है। तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब बच्चों ये ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसका ग्राफ ऐसे कुछ बनाते हैं। तो जब 0 प्लस है तो वैल्यू अप्रोचिंग 0 है और 0 माइनस पे वैल्यू अप्रोचिंग 1 है। तो अगर हम आप मान लीजिए एफ ऑफ 0 प्लस निकालते हैं तो आप कह सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और जहाँ जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वहाँ एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये एक्स माइनस एक्स क्यूब को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ये 0 पे वैल्यू साइन इनवर्स 1 की π/2 हो जाएगी और 0 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। बस ये आपका 0/0 जो फॉर्म है इसको एडजस्ट करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ π/2 है। तो आप देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो आप कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप थीटा मान लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कॉस थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और ये पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि 0 प्लस है। 0 प्लस पे क्या होगा बच्चों, ये 1 माइनस होगा और 1 माइनस का मतलब होता है कि आप जो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है 1 माइनस मतलब एक्यूट एंगल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 0 प्लस, थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, एक कॉस इनवर्स थीटा में कन्वर्ट हो गया और इस एक्स को हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाई π/2। इसको हम लोग अंदर ले जा सकते हैं बच्चों। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये 1/2 होता है π/2। तो रूट के अंदर 1/2 का मतलब π/√2 ये पार्ट हुआ। अगर हम LHL निकालें
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश जीरो माइनस सॉरी एफ ऑफ जीरो माइनस, क्योंकि लिमिट निकाल रहे हैं, तो उस समय हमने बताया था कि ये वैल्यू 1 हो जाती है, ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप उस समय कह सकते हो कि सर इसके लिए आप एक काम करिए, इसको एक तरीका होता है करने का, वो मैं बता देता हूँ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार रिपीट कर दूँ। तो देखो ये हमने कहा कि एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स हो जाता है, जिसको कई स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब चाहो तो इसको लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा तो आप इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एच लिख सकते हो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा तो इसको आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस एच लिख सकते हो। तो जहाँ जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वहाँ वहाँ हम 1 माइनस एच लिखेंगे। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। पाई बाई रूट 2 इज़ द एक तरह की वैल्यू, अब दूसरी तरफ की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करेंगे कि ताकि दोबारा ना नोट करना पड़े हम लोगों को। तो ये जीरो माइनस हो गया, दूसरी वैल्यूज़, एक वैल्यू पाई बाई रूट 2 थी। अब देखो मैं ये कह रहा था कि ई इसका क्या होगा जीरो माइनस पे, तो जीरो माइनस पे अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और आप कॉस इनवर्स लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ऐसे मैंने सिखाया है साइन इनवर्स 1 माइनस एच अपॉन यहाँ 1 माइनस एच लिखोगे, ये 1 माइनस एच लिख दोगे और ये 1 प्लस 1 माइनस एच लिखोगे। इसको करते जाओ, पेशेंस से करना। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ही है मतलब जीरो, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो कॉस इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एच होगा अपॉन एच, और जो बाकी बच गए 1 माइनस एच और ये 2 माइनस एच, इनको साइड करिए। तो देखो कॉस इनवर्स जीरो होता है आपका पाई बाई 2, ये कितना होता है 1 और ये 1 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा अगर लिखें तो एक तरफ लिख रहे हैं पाई बाई रूट 2 और दूसरी तरफ लिख रहे हैं पाई बाई 4, तो ये वैल्यू तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन इन्वर्स टाइप के फंक्शन में आप फंसीएगा मत। देखो ये फिर से मैं बताऊँ यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, जैसे कई तो वहीं फंसे होंगे बेचारे। ये मैं कह रहा था बेचा कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसका ये टेंटेटिवली ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो अगर जीरो है या कोई भी नॉन इंटीग्रल नंबर्स हैं तो जीरो प्लस पे ये वैल्यू एक्स की तरफ जा रही है और जीरो माइनस पे ये वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। तो इसी को मैं लिख रहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो पे वो एच रहता है, और जीरो प्लस पे और एच अप्रोचिंग एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस पे वो 1 माइनस एच कर देते हैं ताकि जब वैल्यू लिखें तो 1 आए। ये बात ध्यान रखना। तो ये जो आंसर है इसका डज नॉट एग्जिस्ट है, नो रियल वैल्यूज़। लेकिन मुझे याद है कई स्टूडेंट, ये कब आया था, तो ये आया है आपका 16th के इवनिंग वाले सेक्शन में। वैसे भी कई तो डर गए हैं। एक ऑप्शन में इन्होंने पाई बाई रूट 2 भी लगा रखा है ताकि एक बच्चा शिकार के अल्फ़ा की वैल्यू 0 भी दे रखे, पाई बाई 4 भी दे रखा है। ये इसलिए जाल फेंका है कि क्योंकि वन साइडेड लिमिट निकाल के कई तो टिक मार के निकल जाते हैं। तो कई टिक मार के निकल जाएंगे तो आपको भी टिक कर देगा सब, और आप भी बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएंगे, है ना। तो देख ही रहे हैं ना जो हम बताए हैं बेसिक। अब इसके क्वेश्चंस की लिमिटेशंस नहीं है बच्चों, ये हम 50 को कर लें, 60 को कर लें, 70 को कर लें, कुल मिला के फंडा यही है कि आपको कंटिन्यूस दिया है तो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट सेम होनी चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस शो करिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी शो करिए। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है जिसमें आप नोट करके पहले रिजल्ट लिख लीजिएगा कि इफ़ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस अल्फ़ा, या इसको ऐसे लिखा जाए f ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फ़ा एंड f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, देन y इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा टाइम्स मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। अब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू अल्फ़ा। ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिपीटेड रूट वाले कंसेप्ट से ही आता है। यहाँ स्क्वायर क्यूब और भी कर सकते हैं, वो हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। इसी को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखवाया था। तो अब f(x) को चेक करें
तो ये x प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1, ये मॉड के अंदर भाई साहब क्या है, x माइनस 5 एक्स प्लस 1 है, मॉड क्लोज्ड। ये साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x है, और कॉस के अंदर मॉड का वैसे भी कोई बात होती नहीं है। तो ये है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, हम लोग को पहले से पता है। ये देखो इसका काउंटर पार्ट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -1 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। लेकिन इसका कोई काउंटर पार्ट है नहीं, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। तो ये, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सम हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। और इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, इट इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। तो आप कह सकते हो बच्चों कि इसका काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करने के कारण x इक्वल टू -1 पे ये डिफरेंशिएबल आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू 5 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे ये बेचारा 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल आएगा, और ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ रही है, 2। नॉर्मली स्टूडेंट इसका आंसर 3 लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो -1 को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये फार्मूला याद है f ऑफ x, और ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, पॉलिनोमियल्स, एनीथिंग। जैसे आप बच्चों ना y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x को निकालोगे तो ये 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन 1 पे वैल्यू 0 होती है, तो x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ ln x कर देंगे तो ये 1 पे आपका डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसी तरह से मॉड ऑफ साइन x की वैल्यू अगर आप पाई पे निकालेंगे तो वैल्यू नॉट डिफरेंशिएबल आएगी, लेकिन x माइनस पाई अगर हम पहले लगा दें और मॉडुलस ऑफ साइन x की बात करें तो ये पाई पे अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। ये मैं पॉइंट कह रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में बस इतना ही होता है। एक बार मैं रिकॉल करा दूँ, कंटिन्यूटी में हम लोगों ने जो पढ़ा है और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी में जो हम लोगों ने पढ़ा है, एकदम अच्छे से कंसेप्ट याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में फंसना है यार, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो ये सोचना है कि क्या डेफिनेशन पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है, रिलेशन पे बेस्ड है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के थ्योरम पे बेस्ड है, आपका जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो रिलेशन है, टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी उस पर बेस्ड है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है, या ये स्पेशल रिजल्ट पे बेस्ड है। अरे यार इतना 4-5 पॉइंट सोचोगे ना, और ना हो जाए तो नाम बदल देना, है ना। ऐसी गारंटी है कि आपका हो जाएगा, लेकिन आप इतना सोचते ही नहीं हो। क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी आती है, ब्लॉक हो गए, मॉड आ गया, ब्लॉक हो गए। अरे मॉड से क्यों डरना है यार, मॉड में तो सिंपली मॉड को ब्रेक करना सीखते हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में डब्बा है तो आपको खा थोड़े जाएगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो कहीं चीज़ थोड़े चलाएगा। आप डरिए मत, बेसिक चीज़ें याद रखिए और कूल होके आइए, एकदम फोड़ के आइए यार, है ना। ये करिए, और ऐसे तुम लोग करोगे ना तो बहुत अच्छा करोगे। अदरवाइज़ कई तो वीडियो देखेंगे फिर सो जाएंगे, कोई फील नहीं आई। अब फील कैसे आएगी जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे भाई बेटा। और एक भी क्वेश्चन करना जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड ना हो। अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इस बार नहीं आ रहा है, अरे भैया थ्योरम तो सब बता दिया ना, मैथ में तो ये चीज़ें हैं। मैथ में तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी में आपको पढ़ना क्या है। नहीं क्वेश्चन क्लिक किया तो क्या सोचना चाहिए, कंटिन्यूटी में नहीं क्लिक किया तो क्या सोचना चाहिए, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाला है नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन है नहीं। अरे कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं उड़ के आएगा ऊपर से। तो इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। हैव ए ग्रेट डे।